मेरा नाम हिमांशु है। कहानियों और कविताओं के ज़रिए आपसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी मेरी ये सारी कहानियाँ आपके बीच की हैं। इन्हें कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन अपने बीच रख कर देखिएगा। आपको मेरी आवाज़ में शायद कहीं अपनी भूली हुई वो आवाज़ सुनाई देगी। पेश है मेरी कहानी का पहला हिस्सा। कहानी का नाम है माँ का दूसरा नाम। माँ जब भी कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने आती तो मैं हर वक्त सहमा हुआ सा रहता। हर बार मुझे माँ को अपने पास बुलाने का मन करता और मैं उसके यहाँ मेरे साथ रहने के बारे में सोचता रहता। मैं कभी उसे अपने कमरे में बैठा पाता, जो बस मुझे मेरे लैपटॉप पर लिखता हुआ देख रही होती, या फिर सोफे पर मैं उसे अपना कुछ लिखा पढ़कर सुना रहा होता। कभी कभी मैं उसके लिए किचन में कुछ नया बना रहा होता और वो तब भी मुझे बस प्यार से देख रही होती। अपनी माँ को अपने पास रखने के सपनों में भी मैंने हमेशा उसे मौन रखा है। मैं नहीं चाहता कि वो कुछ भी बोले। वो मेरी कहानियों की माँ जैसा बस मेरे सवालों का जवाब देती जाए और मुझसे एक भी सवाल ना करे। वो मेरी सारी बातें बस मानती जाए और अपनी एक भी बात ना मनवाए। मैं जब भी इस ख्याल में होता कि माँ मेरे पास है, तब मैं अपने आप को उससे बहुत सारी बातें करता हुआ पाता। लेकिन असल में जब वो मेरे पास होती तो मैं उससे एक भी बात नहीं कर पाता। आज शाम की फ़्लाइट से माँ फिर अपने छोटे शहर से मेरे बड़े शहर आ रही थी। कॉलेज के दिनों में माँ जब भी आती थी तो पहले के 2 दिन सिर्फ घर साफ करने में निकल जाया करते थे। घर की सारी बियर की बोतलें बाहर फेंकना, जो न जाने कितने महीनों से जमा हो रखी होती। सिगरेट के सारे डब्बे ढूंढ ढूंढ कर साफ करना और हफ्तों का बचा हुआ खाना फ्रिज से निकाल कर कूड़े में फेंकना। इतना सब करने के बाद भी माँ को कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाया करता था। उसके बाद वो मुझ पर चिल्लाने लगती। मैं और मेरे रूममेट्स चुपचाप खड़े होकर उसकी सारी डांट सुनते रहते। अब अम्मा डांटती नहीं थी। पापा के चले जाने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। अब वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोलती थी। आज अगर मेरे कमरे में सिगरेट मिल भी जाए या फिर उसे मेरे पास से शराब की महक आ जाए, तो वो सारा कुछ अनदेखा कर देती है। जैसे जैसे मुझे ऐसा ही मान बैठी है और अब वो मुझे सुधारना नहीं चाहती। वक्त के साथ जब हम बड़े और ज़िम्मेदार होने लगते हैं तो हमारे माँ बाप हमें समझाना छोड़ देते हैं। हम जितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं और जितने बड़े घरों में उन्हें रखते हैं, वो हमसे उतना ही दूर होते जाते हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि जितना ज़्यादा पैसा उतना ही ज़्यादा काम का प्रेशर। वो हमारे साथ रहते तो हैं, लेकिन खुद को एक बोझ समझकर। वो हमें किसी भी तरह से परेशान करना नहीं चाहते। अपनी इस उम्र में आने के बाद अपनी माँ से मैं कई कारणों से दूर हो चुका था। अनकहे कुछ कारण
जो हम दोनों जानते थे, पर कभी उस बारे में बात नहीं करते थे। अपनी माँ के आने के पहले एक अलग कमरा मैं उनके लिए तैयार करता। वो सारा कुछ जो मैं माँ को दिखाना या देना चाहता, वो सब उस कमरे में लाकर रख देता। माँ उन सारी चीज़ों को देखकर अच्छा है, बस इतना ही कहती और उसके बाद उन चीज़ों को कभी हाथ नहीं लगाती। वो सारा सामान जिससे मैं अपनी माँ को खरीदना चाहता था, वो बेकार उस कमरे में पड़ा रहता। ये पैंतरे माँ पर कभी काम नहीं करते हैं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी इस आदत से कभी नहीं चूकता। पापा के रहते पापा के रहते ये पैंतरे अक्सर पापा पर काम कर जाया करते थे। माँ पर इन सब का कोई असर नहीं होता। मैंने मैंने उसका कमरा वापस देखा, ठीक वैसा ही ठीक किया जैसा मैं उनको दिखाना चाहता था। फिर उसे एयरपोर्ट पिक करने के लिए निकल गया। एयरपोर्ट पर मैं हमेशा थोड़ा जल्दी ही पहुंच जाता हूँ, ठीक वैसे जैसे पापा को वक्त से पहले हर जगह पहुंचने की आदत थी। मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अपनी जेब से सिगरेट निकाल ली। मैं हर बार खुद को ये बहाना देता कि माँ के आने के बाद तो मैं वैसे भी कम सिगरेट पीऊँगा, तो उनके आने के पहले जितना हो सकता है फूंक लेता हूँ। फिर उसके आने के बाद टेंशन के बहाने मेरी सिगरेट पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाया करती। पहले हर सिगरेट के बाद मैं कुछ ना कुछ खा लिया करता था ताकि माँ तक महक ना जाए। अब सिर्फ पानी पी लेता हूँ, खुद को ये दिलासा देकर कि माँ वैसे भी मेरे इतना करीब नहीं आएगी। 2 या 3 सिगरेट पीने के बाद फ्लाइट का टाइम हो गया और मैं जाकर अराइवल गेट पर खड़ा हो गया। अराइवल गेट पर मैं अपनी दोनों जेब में हाथ डालकर खड़ा हुआ था और माँ मेरे सामने से चल कर आ रही थी। माँ माँ पहले से और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। कमर थोड़ी सी और झुक गई थी। पिछले 6 महीने में मेरे माँ के लिए टिकट बुक करने के बाद से मैंने जब भी इस दृश्य की कल्पना करी है, तब मैंने माँ को दौड़कर गले लगा लिया है। उसके माथे को बहुत देर तक चूमा है और उसके गाल जोर जोर से खींचे हैं। लेकिन आज जब वो मेरे सामने है तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा, बस थोड़ा सा आगे बढ़ा, सिर्फ उतना जितना उसको दिखाई ना दे। जब वो डोलती हुई मेरे पास आई तो मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक हो? ठीक वैसा जैसा पापा किया करते थे। हाँ, माँ मेरे ठीक हो का जवाब सिर्फ एक हाँ में देती थी। अपनी हाँ में कुछ और जोड़ते हुए वो वापस बोली, और सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक। इतना कहकर मैंने सामान उठा लिया और पार्किंग की तरफ चलने लगा। इतने महीनों के बाद मैं अपनी माँ को देख रहा था और मैंने अब तक उसे छुआ भी नहीं था। मैं दूर से उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था और उसके मेरे पास आते ही मैं झिझक कर सामने की तरफ देखने लगा था। अराइवल गेट से गाड़ी तक पहुंचने में मैंने अपनी माँ से कोई बात नहीं करी थी, जबकि वो मेरे ठीक बगल में चल रही थी। मैंने नई गाड़ी भी ली थी जो पहले वाली से थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी।
मैंने माँ को बताया था कि नई गाड़ी ली है, उसे नई गाड़ी की तस्वीर भी भेजी थी। उसने बस अच्छी है कहकर उस बात को टाल दिया था। जब हम चलकर कार के पास पहुँचे तो मैंने माँ से पूछा, कैसी लगी नई कार? उसने वापस और हिलाकर सिर्फ अच्छी है कह दिया। मैं पीछे कार में सामान रखकर आगे की तरफ आ गया। माँ अब तक बाहर खड़ी सोच रही थी कि आगे की सीट पर बैठना है या पीछे। मैं उसका ये सवाल समझता था। मैंने आगे का दरवाज़ा खोला तो वो आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। अंदर बैठते ही वो अपना सिर घुमाकर कार को चारों तरफ से देख रही थी। कार के अंदर वो काफ़ी चीज़ें थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं चाहता था कि माँ मुझसे पूछे इन नई चीज़ों के बारे में, मुझसे पूछे कि किस चीज़ से क्या होता है और हम इस बटन से या फिर इन सारे बटनों से क्या क्या कर सकते हैं। पर वो बस देखती रही। बचपन में जब भी मुझे कुछ नया खिलौना मिलता था तो मैं पहले भागकर अपनी माँ के पास जाता। मैं खिलौनों को उलट पलट कर उसे दिखाता, हर एक छोटी चीज़ कि क्या कैसे काम करता है या किससे क्या होता है मैं उसे बार बार दिखाता। मैं नहीं जानता कि वो चीज़ें मेरी माँ ने पहले देखी थी या नहीं, पर जब भी मैं उसे कुछ नई चीज़ दिखाता तो वो चौंक जाती, अपना बड़ा सा मुंह खोलती और मेरी उत्सुकता भरे चेहरे पर अपना ठंडा सा हाथ फेर कर कहती, वाह वाह दिखाना ज़रा। मैं आज भी उसी उत्सुकता से अपनी कार के सारे फीचर्स उसे दिखाना चाहता था। उसे बार बार वो सब कुछ दिखाना चाहता था कि कौन से बटन से क्या होता है और इतने सारे बटन से मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। पर मैं पता नहीं क्यों पर मैं कुछ बोल नहीं पाया। थोड़ी देर कार में बैठे रहने के बाद मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, रंग अच्छा है ना? जल्दी मिल नहीं रही थी। माँ ने मेरी तरफ देखा जैसे मेरे चेहरे में किसी और को ढूंढ रही है और बस 2 बार हाँ में सर हिला दिया। पूरे रास्ते हमने कुछ खास बात नहीं करी। हम अनजान लोगों की तरह बस पास बैठे रहे। माँ मेरे बगल में बैठी थी और मुझसे बहुत दूर लग रही थी। अपनी माँ की इस चुप्पी के लिए मैं खुद को कोसता हुआ गाड़ी चला रहा था। कई बार ऐसा लगता था कि सब कुछ ठीक वैसा ही कर लिया जाए जैसा माँ चाहती है, पर हर बार मुझे अपनी विवशता पर बहुत चिढ़ होती। मैं जब भी माँ को अपने पास आकर रहने के लिए कहता तो उसका एक ही जवाब होता, क्या करूँगी वहाँ आकर? तुम तो ऑफिस चले जाओगे और मैं दिन भर घर पर बोर हो जाऊँगी। इस जवाब के बाद ही मैं कुछ और बातें करने लगता। मुझे पता होता कि सवाल की दिशा किस तरफ जा सकती है। इतने सालों में कितने ही तरीकों से माँ मुझे शादी के लिए मनाना चाहती है, पर मुझे शादी के लिए कभी भी एक सही वजह नहीं मिली। कई बार सोचा कि उसकी ये बात मान लेता हूँ, शायद कुछ वक्त के लिए ही सही, पर मैं अपनी माँ के करीब आ जाऊँगा। पर कुछ रिश्तों की जलन काफ़ी वक्त तक आपके साथ रहती है, फिर आपको उस जलन की आदत हो जाती है और फिर वो जलन अगर आपके आसपास ना हो तो आप खुद को अधूरा महसूस करने लगते हो। अपने अपने पिछले रिश्ते के बाद मुझे इस तरह अकेला रहने की आदत हो चुकी थी। मैंने शहर के हर कोने में खुद को
अकेला देखना शुरू कर दिया था। मैं खुद को व्यस्त रखता था ऐसे कई कामों में जो मेरे किसी काम के नहीं हैं। मैं हमेशा खुद को छुपाता आया हूँ उन सारे सवालों से जिनके जवाब मेरे पास नहीं होते, और खुद को छुपाने के लिए मुझे कोई ना कोई वजह या दीवार हमेशा मिल जाती। पहले ये दीवार पापा बना कर दिया करते थे। जब भी उन्हें लगता कि मैं किसी भी सवाल से असहज हो रहा हूँ तो वो बहाने से सवाल की दिशा किसी और तरफ कर देते। मैं वहाँ से बचकर निकल आता। फिर अपनी बढ़ती उम्र के साथ मैं भी पापा की तरह चेहरे पर वो संजीदगी वाला लाना सीख गया था। अब वो सारी असहज कर देने वाली बातें जो मुझे कुछ भी महसूस करने के लिए ललकारती हैं, मैं उन्हें वहीं अपने से रोक दिया करता हूँ। ठीक वैसा जैसा पापा किया करते थे। एक स्पीड ब्रेकर पर मैं बिना कार धीरे किए निकल गया था। झटके में माँ की आह निकल गई। माँ की कमर में काफ़ी वक्त से दर्द रहता था और ऐसे रोडों के झटकों से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती थी। मैंने जब नई कार ली थी तो खुद को खुश करने के लिए खुद से ही कहा था, ये गाड़ी ऊंचे टायरों वाली है, इसमें माँ को झटके ज़रा कम लगेंगे और उससे थोड़ा आराम मिलेगा। आज इस सेकंड में मेरे बाकी झूठों की तरह इस झूठ ने भी अपने सच का सामना कर लिया था। मेरे इस नए घर में माँ पहली बार आई थी। दरवाज़ा खोलते ही जब वो अंदर आई तो कुछ देर घर में कुछ टटोलती रही। शायद इस बार भी उसको वो नहीं मिला जो हर बार वो मेरे घर में देखना चाहती थी। इतनी देर में पहली बार माँ ने बिना मेरे कुछ पूछे अपनी तरफ से कुछ कहा था। काफ़ी बड़ा घर है, अच्छा है। माँ के इतना बोलते ही जैसे मेरे अंदर उमंग सी भर गई। मैं दौड़ दौड़ कर माँ को पूरा घर दिखाने लगा। ड्राइंग रूम के पर्दे, सोफ़ा, बालकनी, किचन, उसके लिए सजाया हुआ कमरा, अपना कमरा, स्टडी रूम, छोटा सा गार्डन, पेंटिंग्स और वो सारा कुछ जिसे लेने के बाद मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। माँ ने वो सब कुछ देखा, फिर धीरे से बोली, घर अच्छा है पर थोड़ा खाली खाली नहीं है। मेरे इस जवाब के साथ मैंने उसका सामान उसके कमरे में लगा दिया। वो भी कमरा बंद करके फ्रेश होने चली गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ पहले से ऐसे नहीं थे। मुझे याद है अपनी माँ का वो चेहरा जब वो मेरे लिए आम के पेड़ पर चढ़ा करती थी। मुझे पहले से आम बहुत पसंद थे और उतना ही पसंद था माँ को आम चुराना। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी, तो उसने अपना बचपन जवान होकर गुजारा था और अपनी जवानी हमारे साथ फिर से बच्चा बनकर। वो जब पापा, नाना या किसी के भी सामने होती तो वो अचानक से बड़ी हो जाती, और जब सिर्फ हम साथ होते तो हमारी उम्र भी उस पर चढ़ जाती। मुझे अपनी माँ का वो आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ चेहरा कभी नहीं भूला। उस दिन वो दौड़ते हुए बाग में जा रही थी और मैं उसके पीछे रेंगता हुआ चल रहा था। वो लगातार खुशी में दौड़ते हुए चिल्ला रही थी, अरे जल्दी चल, कक्कू ने देख लिया तो हम दोनों मार खाएंगे। कक्कू नाना के खेतों की देखभाल किया करते थे और उनके रहते हम अपने ही खेतों से कुछ भी तोड़कर नहीं खा सकते थे।
उनके पास हर एक फसल का हिसाब था, कितने आम किस पेड़ में हैं, कौन सा आम इस हफ्ते में पक जाएगा, कौन से खेत के खरबूजों में कितने टूट गए हैं और कितने तोड़े जाने हैं। इन सब का हिसाब उन्हें बिना कागज़ कलम के याद रहता था। माँ उनसे डरती ज़रूर थी, पर मैंने आज तक कभी कक्कू को माँ को डांटते हुए नहीं देखा था। वो सिर्फ घर के लड़कों पर चिल्लाते थे और घर की सारी लड़कियां उनकी दुलारी थीं। माँ आम के पेड़ पर पहुंचकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गई थी। अपनी नीली साड़ी को मोड़कर उसने घुटनों के ऊपर धोती जैसा बांध लिया था। वो पेड़ पर ऊपर जाकर आम नीचे फेंक रही थी और मैं नीचे दौड़ दौड़ कर उनके गिराए हुए सारे आम बटोर रहा था। मुझे उस वक्त तक हमेशा लगता था कि पेड़ से आम कभी ख़त्म नहीं होते, तो जितना चाहे उतना तोड़ सकते हो। माँ ऊपर से पूछती, और कितने चाहिए, हो गया ना? मैं नीचे से एक दूसरे आम की तरफ इशारा करता और माँ को वो वाला आम तोड़ने के लिए कहता। फिर वो पूरी फुर्ती से अपनी साड़ी अपने घुटने में फंसाए दूसरी डाल पर कूद जाती। बहुत सारे आम तोड़ने के बाद माँ पेड़ से कूद जाती और हम दोनों पेड़ के नीचे बैठकर ढेर सारे आम खाते। बाग से तोड़े हुए एक भी आम हम वापस घर लेकर नहीं जा सकते थे। माँ जब तक बाग से घर पहुंचती, वो मेरी बाग वाली माँ नहीं रहती। मुझे वो बाग वाली माँ ज़्यादा पसंद थी। नाना के घर पहुंचते ही उसकी साड़ी एकदम ठीक बंधी हुई होती, बाल एकदम सीधे कड़े हुए होते और वो खिलखिलाती हंसी कहीं गायब हो जाती। मुझे हमेशा लगता था कि बाग में कोई और ही था, बिल्कुल मेरी माँ जैसा। घर आते ही वो बाकी सब बड़ी औरतों के साथ किसी ना किसी काम में लग जाती, या कोई ना कोई उसे कहीं से आवाज़ लगा देता, अरे छोटी ज़रा पानी ले आओ, छोटी चाय बना दो, चाचा आए हैं, छोटी देखो रोटी बन गई क्या, छोटी धोने वाले कपड़े बाहर रख दिए हैं, धो देना, छोटी देखो ये दरवाज़ा खुला है, कुत्ते अंदर आ जाएंगे। मेरी माँ के कई नाम थे। नाना के घर में सारे लोग उसे छोटी बुलाते थे। दादी के घर में उनका नाम जीतू की मम्मी था, लेकिन आवाज़ें सारी एक सी थीं। अरे जीतू की मम्मी ज़रा पानी ले आओ, जीतू की मम्मी चाय बना दो, देखो कोई आया है, जीतू की मम्मी देखो रोटी बन गई क्या, चलो खाना लगा दो, जीतू की मम्मी देखो कपड़े उतार कर डाल दिए हैं, धो देना, जीतू की मम्मी देखो ये दरवाज़ा खुला है, कुत्ते अंदर आ जाएंगे। मेरे अपने घर में जहाँ हम अपने छोटे भाई के साथ रहते थे, वहाँ उसका नाम सुनो था। पापा उसे सुनो कहकर बुलाया करते थे। सुनो ज़रा पानी ले आओ, सुनो चाय बना दो, कोई आया है, सुनो रोटी बन गई क्या, लगा दो भूख लग रही है, सुनो वो धोने वाले कपड़े बाहर डाल दिए थे, धो देना, सुनो ये दरवाज़ा खुला हुआ है, कुत्ते अंदर आ जाएंगे। शायद ही किसी को उनका असली नाम पता था। वो पहले नाना की तीसरी और सबसे छोटी बेटी थी, फिर पापा की बीवी हुई और फिर मेरी माँ, जीतू की माँ। माँ का दूसरा नाम की कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही आपके सामने इस कहानी का दूसरा हिस्सा पेश करेंगे।
आपको अब तक की कहानी कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।